गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा चल रहा है, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज which not depends upon nature of solute but depends upon amount of solute। और वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है बेटा? फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure, second one is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure। तो आज हम थर्ड एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे। सो थर्ड वन इज depression in freezing point। ठीक, अब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्या है? देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट भी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है और बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। ठीक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब हमारे पास लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में हो। और फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो। बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास टेम्परेचर उस वक्त जब हमारे पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। सिमिलरली इसमें भी वही कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करोगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और आपको यह भी मालूम है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। तो अगर आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात करूं तो ये सॉल्वेंट की कर्व आ सकती है हमारे पास। हम इसको मानते हैं ए पॉइंट, हियर इज बी पॉइंट, हियर इज सी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट का मीनिंग क्या है बच्चों? इस बी पॉइंट का मीनिंग ये है कि इस बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर लिक्विड का भी है और वही वेपर प्रेशर सॉलिड का भी है। मींस एट पॉइंट बी liquid and solid are in equilibrium। so इस पॉइंट B के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो आई बात क्लियर? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड का क्या हो जाए? सेम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां पे सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट है तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्वेंट का। सो अलोंग कर्व ए बी हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और अलोंग बी सी जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अब जैसे आप इस सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बच्चों चेक कीजिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। पहले हमारे पास जब अकेला सिर्फ सॉल्वेंट था तब पॉइंट बी पे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया था। लेकिन जैसे आपने सोल्यूट को मिक्स किया, अब जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो इससे भी पहले आएगा।
मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर और क्या हो गया है, डिक्रीज, मीन्स अपॉन मिक्सिंग सॉल्यूट, freezing point decreases, और जितना ज्यादा आप सल्यूट मिक्स करोगे उतने फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट को आप डी मान लो, कि जैसे आप सल्यूट मिक्स कर रहे हो, डी पॉइंट से पहले इस तरफ जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन पॉइंट डी के बाद इस तरफ वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग जितना आप सॉल्यूट डालोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक है। अब मान लो वाटर जो है फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं इसमें क्या मिक्स करूं, NaCl, तो अब वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, मींस 0 डिग्री पे वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म। मींस अपॉन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कंसीडर्ड एज ए सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, हमें मालूम है हिल एरियाज पे कई दफा रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होने के बाद आइस होती है, तो रोड्स ब्लॉक होगी। अब उस आइस को कैसे हटाया जाता है, तो उस आइस पे इधर सोडियम क्लोराइड की या फिर कैल्शियम क्लोराइड की क्या होती है, स्कैटर। तो जब इस सॉल्यूट की उस आइस पे स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटर्ड, देयर आफ्टर वो आइस क्या हो जाती है, मेल्ट। क्यों? क्योंकि अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, डिक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि सॉल्यूट डालने से जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे और कम हो सकता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास TF0 is the freezing point of solvent present in pure state, and TF is the freezing point of solvent when present there is solute, that is the freezing point of solution. तो इसका मीनिंग यहां पे TF less than TF0. So very important concept. Here is 0, temperature approaches to 0. तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिक्स करोगे टेम्परेचर और कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्यूशन विल ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम रहेगा। सो डेल्टा TF क्या होगा, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग कम हो चुका है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आपने उसमें सॉल्यूट डाला है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और मैंने आपको बताया था कि हम why we used molality as a concentration term for measurement of depression and freezing point। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को क्यों नहीं लेते, क्योंकि मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है, तो जिससे एग्जैक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सो हियर वी यूज्ड मोलैलिटी। अब उसके बाद डेल्टा TB क्या होगा, that is equal to Kf into m, where Kf is, this is molar, वहां पे एलिवेशन कांस्टेंट था, यहां पे मोलर
डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे केबी को हमने क्या बोला था, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और केएफ को हम क्या कहेंगे यहां पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायो मींस टेम्परेचर का कम होना, ठंडा पड़ना, कूल डाउन, उसको हम कहते हैं क्रायो। ठीक, अब इसको और इलैबोरेट करते हैं। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kf into number of moles upon weight of solvent. If in gram, then into 1000. So delta Tb is equal to Kf into weight in gram upon molar mass into Wa, that is the given mass of solvent, into 1000. तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये गिवन है, सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन है, तो वहां से मॉलिक्यूलर मास तो आ ही जाएगा। फिर वहां पे आपको पूछ सकते हैं फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीएफ नोड अगर नहीं दिया होता है तो आपने वहां पे कितना कंसीडर करना है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक्वस का मीनिंग क्या है, वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब आपने सोचा होगा कि अपने पास जो केबी की वैल्यू थी वो थी 0.512 इन केस ऑफ वाटर, और केबी के यूनिट्स क्या थे, केल्विन केजी पर मोल। सिमिलरली केएफ की यूनिट्स भी सेम ही रहेंगे, केल्विन केजी पर मोल। लेकिन जो अपने पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वाटर के लिए, वो होता है 1.86। अब सोचिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, ये हमने जो केएफ केबी फाइंड आउट किए, ये कहां से फाइंड आउट होता है, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों। अगर केबी हो मेरे पास, देन केबी इज इक्वल टू RT नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू LV। LV क्या है हमारे पास, LV इज latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, जो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, सो सिमिलरली केएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 into LF. LF means latent heat of fusion, and R means gas constant. R means gas constant. T नोड KB के केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और KF के केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जहां से KB और KF की वैल्यूज हम किसी भी सॉल्वेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इसमें एक दो चीजें मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज ग्राफ। वो हम देखते हैं ग्राफ कैसे आएंगे। तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके बराबर था बच्चों, केबी इंटू एम, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ किसके बराबर था, केएफ इंटू एम। Delta TB means TB minus TB naught. If TB greater than TB naught is equal to KB into M. Delta TF naught, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, माइनस TF is equal to KF into M. Means here TF less than TF naught. ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं। सो देयर TB is equal to KB into M plus TB naught, और इस केस में TF is equal to minus KF into M plus TF naught। तो ध्यान से चेक कीजिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है।
y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें वेरिएबल्स क्या है? y क्या है इसमें? TB, x क्या है हमारे पास? मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा आप डालोगे वहां पे एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज द टीबी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब टीबी और एम दोनों वेरिएबल्स हैं। और एम का मीनिंग क्या होता है? दिस एम मींस स्लोप। और वो किसके बराबर आ रही है? केबी के। सी मींस इंटरसेप्ट दैट इज कांस्टेंट डी नॉट। क्लियर? और इस केस में अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y यहां पे क्या है अपने पास? TF x अगेन मोलैरिटी स्मॉल m। अब यहां पे जो स्लोप आ रही है चेक कीजिए क्या आ रही है? नेगेटिव दैट इज माइनस KF। और इंटरसेप्ट क्या है अपने पास? TF नोट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि x एक्सिस पे क्या है? मोलैरिटी। और यहां पे y एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम पॉइंट। और इस केस में अगेन x एक्सिस पे क्या है? मोलैरिटी। और y एक्सिस पे क्या है? यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसा ग्राफ आएगा दोनों केसेस में? बॉइलिंग पॉइंट TB, मोलैरिटी स्मॉल। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से तो पास होगी नहीं, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पे इंटरसेप्ट हम मान लेते हैं यहां से स्टार्ट मींस ये जो वैल्यू होगी इतनी, दिस विल बी TB। अब यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। So this slope is तो पॉजिटिव स्लोप आ रही है। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे आप उसमें सॉल्यूट मिक्स करोगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। तो इधर से नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं और इधर से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? और इस केस में क्या होगा? यहां पे स्लोप क्या नेगेटिव, पर इंटरसेप्ट तो जहां पे भी बन रहा है। यहां पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मान लेते हैं हम TF नो। लेकिन अब यहां पे स्लोप पॉजिटिव तो नहीं है, वो तो नेगेटिव है। नेगेटिव मींस इसका मीनिंग क्या होगा? कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रही है, मोलैरिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये देखिए दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो जैसे जैसे यहां पे मोलैरिटी की वैल्यू इंक्रीजेस और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन आपके सामने। ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे मैं थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताऊंगा इस केस में। ठीक। सो बच्चों लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों मुझे तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, होप सो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। ऑस्मोसिस की ऑस्मोसिस होता क्या है? इसके मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। दो बीकर्स
एक बीकर में हमारे पास क्या है, वाटर, लेकिन दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें भी मैंने क्या रख दिया, एग, व्हाइट एग, और इसमें भी आपने क्या रख दिया, व्हाइट एग। 3 to 4 आवर्स के लिए आपने बिना डिस्टर्ब किए इसको ऐसे छोड़ दिया। अब 3 to 4 आवर्स के बाद होगा क्या, 3 to 4 आवर्स के बाद आपको ऐसे लगेगा कि जिसमें आपने वाटर लिया था उस वाले केस में तो ये एग क्या हो जाएगा, स्वेल अप, लेकिन जिसमें आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था उस केस में ये क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, मैं बोलूंगा कि वहां पे बच्चों क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस मीन्स फ्लो ऑफ solvent molecules from low concentration to high concentration, low concentration to high concentration। तो इसका मीनिंग अगर इसमें ये स्वेल हो रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर फ्लो कर रहे हैं, मींस बाहर कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है, तो वाटर की तो कंसंट्रेशन होगी नहीं, अंडरस्टूड है कि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो टू हाई, और जैसे आपने हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो इसका मीनिंग अंदर कंसंट्रेशन अगर मैं इसको मान लूं C1 और इस कंसंट्रेशन को क्या मान लूं C2, व्हिच मींस इन दिस केस C1 लेस देन C2, तो अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स will flow to outward, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, shrink। So osmosis means flow of solvent molecules from low to high, लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि ऐसे हो जाएंगे, with the help of, that is through very important word, semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसको इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होंगे उन पोर्स का साइज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से तो क्या होगा, बड़ा, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल से क्या होगा, छोटा। तो solute molecules will not be passed, but solvent molecules can easily passed। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना आप ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टडी नहीं कर सकते, और अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा तो वहां पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बच्चों दो हो सकती है, यहां तो वो क्या होगी, नेचुरल, या फिर वो क्या होगी, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक में जनरली यूज करते हैं हम सेलुलोज, एसिडेट, और नेचुरल में सबसे बेस्ट है पिग ब्लैडर, सुअर का ब्लैडर, सबसे बेस्ट मेम्ब्रेन। अगर किसी ने यूज की है तो उसको ही मालूम है कि उसमें से ऑस्मोसिस प्रोसेस कितना बेस्ट होता है, बिल्कुल भी एरर के चांसेस नहीं होंगे। सो नेचुरली पिग ब्लैडर भी यूज हो सकता है, और सेल मेम्ब्रेन। एक चीज और बताऊं आपको, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उस सेल्स का जो आउटर पार्ट है वो आउटर पार्ट भी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आगे स्टडी करेंगे।
तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये एग्जांपल क्लियर होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी आते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही बेटा एक एग्जांपल और है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, दिस इज इनवर्टेड थिसल फनल। ये एक थिसल फनल है जिसको उल्टा किया हुआ है, और इसके अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन, और ये क्या है हमारे पास, वाटर, और ये क्या है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो चेक कीजिए, जैसे आप इस थिसल फनल में शुगर डालते हैं, शुगर सॉल्यूशन, तो इसकी कंसंट्रेशन वाटर से ज्यादा होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन वाटर से ज्यादा है, दैट इज C1, here is C2, means C1 less than C2, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किधर फ्लो करेंगे, इसके अंदर फ्लो करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद इसका जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो ये हाइट है, जितना लेवल इंक्रीज हुआ है, अगर मैं इसको H मान, तो इस H के कारण वहां पे क्या एक्सर्ट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यहां पे क्या है अपने पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। H मीन्स हाइट ऑफ कॉलम जो इंक्रीज हुआ है, D मीन्स डेंसिटी, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दो एग्जांपल्स हमने ऑस्मोसिस में स्टडी किया है। अब इसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर आगे स्टडी करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहना बेटा, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को ध्यान से पढ़ना है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में स्कोर करना है, ठीक। तो आज के वीडियो में हर चीज को ध्यान से देखना, थ्रू आउट द वीडियो में हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में क्या डिस्कस किया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, शायद ही कहीं और आपको ये चीज नजर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहना, जुड़े रहना, पढ़ते रहना, खुश रहना। थैंक यू।